नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग द प्रोसेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका थर्ड पार्ट शुरू करेंगे हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सोरियो फ्रेडरिक नाम के एक पेंटर की इमेजिनेशन के हिसाब से कंट्री कैसा होना चाहिए। फिर डिफरेंट डिबेट्स देखे हमने कि क्या नेशन कैसा होना चाहिए, किस किस बेसिस पे नेशन को डिफाइन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो थी, जो वर्क कर रही थी फ्रांस में, जैसे लिबरल्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, उनके विचारधारा वगैरह पढ़ी हमने। आज हम शुरू कर रहे हैं ये 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है, ये जो क्रांति की लिबरल लोगों ने, उसके बारे में। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पोर, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway। ऐसा था कि देखो, गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग जो थे, और जो भूखे पीजेंट किसान थे, और साथ में जो वर्कर्स थे, बहुत सारी कंट्रीज में इस समय क्या हो रहा था, रिवोल्ट कर रहे थे, वो विद्रोह कर रहे थे। उनके साथ साथ जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है, वो भी रिवोल्ट कर रहे थे। अब देखो, events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। देखो, जो ये इवेंट्स हुए 1848 के दौरान, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोर्स किया किसको, मोनार्क को, यानी राजा को, वो अपनी पदवी त्यागने के लिए। और साथ में क्या आता है कि एक रिपब्लिक की स्थापना होती है, किसके बेस पे, यूनिवर्सल मेल सफरेज को लेकर के स्थापना करने की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, घोषणा हो जाती है। अब क्या है, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, दूसरे जो यूरोप के हिस्से थे जहाँ पे अभी स्वतंत्र जो देश बने ही नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सब क्या है, साम्राज्य थे उस समय। women and men of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। अब जो वहाँ की औरतें थी और आदमी थे, उन्होंने क्या किया, जो लिबरल मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, यानी मिडिल क्लास को जो बिलोंग करते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर डिमांड रखी क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और साथ में नेशनल यूनिफिकेशन की बात की उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये डिमांड रखी कि ऐसा होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, साथ नेशन को यूनिफाई करना है, यानी जोड़ना है, छोटे छोटे हिस्सों में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा पीछे की इटली के बहुत सारे हिस्सों को अलग अलग रूलर रूल कर रहे थे, जर्मनी अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था, इस तरह से, ठीक है। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles। रेवोल्यूशन हुआ और जो फ्रांस के मोनार्क थे, उन्हें हटना पड़ा, अपना जो राजगद्दी है उसे त्यागना पड़ा। इस चीज़ का फायदा उठाते हुए उन्होंने डिमांड कर डाली कि कैसा नेशन होना चाहिए जहां पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स का मेन प्रभुत्व रहे, यानी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाला एक देश हो, कॉन्स्टिट्यूशन रहे एक, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो इस तरह का एक देश बनना चाहिए, ये डिमांड रखते हैं लिबरल मिडिल क्लास के लोग। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल। जर्मन रीजन में बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, जिनके मेंबर कौन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, साथ में बिजनेसमैन थे, या फिर और प्रॉस्पेरियस आर्टिजन्स थे, came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly। वो सब इकट्ठे होकर कहाँ पे आते हैं, फ्रैंकफर्ट में आते हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या फैसला लिया कि एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया जाए, ठीक है, नेशनल असेंबली बनेगी जर्मनी में। On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। अब देखो क्या होता है कि 18 मई की बात है, 1848 में 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्हें चुना गया था, वो एक जुलूस लेकर निकलते हैं, और अब कहाँ जाते हैं वो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहाँ पे हो रही थी, चल रही थी, वहां पे वो चले जाते हैं अपनी जगह लेने के लिए, ठीक है। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to the parliament। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या बताया कि जो मोनार्की होगी, यानी राजा जो होंगे, वो पार्लियामेंट के अंडर काम करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट उनके ऊपर पूछ सकती हैं, कभी गलत कुछ कर लें या कुछ अपनी मनमानी ना कर पाएं, इसलिए पार्लियामेंट का उनके ऊपर पूरा अधिकार रहेगा। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm
IV, किंग ऑफ प्रशिया। तो ये जब अब उन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि ऐसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी जहाँ पे राजा को पार्लियामेंट की सहमति के साथ काम करना होगा। तो अब राजा किसको बनाए, तो राजा के लिए वो चले जाते हैं फ्रेडरिक विल्हेल्म IV के पास, ठीक है, जो कहाँ के राजा हैं, प्रशिया के राजा हैं। ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, वो कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, और उन्होंने दूसरी जो मोनार्क्स थे उन्हें ज्वाइन कर लिया, उनके साथ मिल गए, ताकि जो इलेक्टेड असेंबली है उसे अपोज कर सकें, उसके खिलाफ बोल सकें। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब क्या है, जैसे ही ऑपोजिशन जो है, खिलाफत जो इन मिडिल क्लास लोगों की पार्लियामेंट की जो होने लगी, तो ये बहुत जब स्ट्रांग हो गई, यानी एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, अपर क्लास के लोग जो होते हैं, साथ में मिलिट्री की जब स्ट्रांग होने लगे, पूरी तरह से अपोजिशन में स्ट्रांग हो गए, तो इस तरह से सोशल बेसिस पे जो पार्लियामेंट बनी थी वो खत्म हो गई, ठीक है, उसे इरोड कर दिया गया। The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. अब पार्लियामेंट में क्या हो गया, हंगामा होने लगा दो ग्रुप्स के बीच में। जब एक ग्रुप था लिबरल्स का, दूसरा ग्रुप कौन सा था, जो लोग कंजर्वेटिव थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इन दो ग्रुपों, लिबरल लोगों का, मिडिल क्लास का जो प्रोफेशनल लोग हैं ये काम कर रहे हैं, और कंजर्वेटिव में एरिस्टोक्रेसी वगैरह आती है, एरिस्टोक्रेसी हो गया, साथ में जो मिलिट्री है, यहाँ पे जुड़ जाते हैं ये इनके खिलाफ। अब ये लोग क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो कंजर्वेटिव जो हैं इनका प्रभुत्व रह जाता है, और ये लिबरल जो हैं इनकी बात नहीं मानने की वजह से जो है लोगों की डिमांड, आर्टिजन्स और जो जितने भी लोग थे उनकी जो डिमांडें नहीं मानी जाने लगी, तो उस वजह से ये है उनकी सपोर्ट हट गई। अब वो लोग सपोर्ट उन्हें नहीं करने लगे। इन द एंड ट्रुप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। तो आखिर में जब ये दोनों के बीच में झड़प बढ़ जाती है, तो जो ट्रुप्स थे, जो मिलिट्री पर्सन्स थे, उनको बुला दिया गया, और मिलिट्री किसके अंडर थी, वो बेसिकली कंजर्वेटिव लोगों के अंडर थी, और इन लोगों ने क्या किया, असेंबली को भंग कर दिया, खत्म कर दिया असेंबली को, ठीक है। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. देखो, जब बात आती है पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक हक औरतों के जो हैं, ये एक क्या हो गया, कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया। क्यों कंट्रोवर्शियल, इस पे ये कंट्रोवर्सी होने लगी कि जो जैसे औरतों ने पार्टिसिपेट तो किया था, काफी सालों से वो पार्टिसिपेट कर रही थी लिबरल मूवमेंट के अंडर, ठीक है, लोगों की हेल्प कर रहे थे, वो एक्टिवली हेल्प कर रहे थे, परंतु उनके वोट्स के लिए अभी भी क्या था, असमंजस की बात थी, और राइट टू वोट उनको देने के लिए तैयार नहीं थे लोग। विमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो औरतें थी उनकी अपनी ही राजनीतिक थी, संस्थाएं थी, वो बनाई उन्होंने, न्यूज़पेपर शुरू किए उन्होंने, एंड हैड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। और बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में वो क्या करती थी, पार्ट लेती थी, हिस्सा लेती थी, और साथ में बहुत सारे प्रदर्शनों में भी अपना पार्टिसिपेशन देती थी। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, क्या कहा गया उन्हें, सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इसके बावजूद अब उनका पार्टिसिपेशन हर लेवल पे रहा, फिर भी उन्हें जो है असेंबली में क्या है, राइट नहीं मिलता, किसका, कि वो वोट डाल सके। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है, वहाँ जब सेशन चल रहा था, वो था कहाँ पे, चर्च ऑफ एसटी पॉल में। तो वहाँ पे औरतों को क्या रखा गया, औरतों को रखा गया ओनली ऑब्जर्वर के तौर से, कि वो कहाँ पे खड़ी हो सकती हैं, विजिटर्स गैलरी में, जहाँ पे अक्सर लोग आते हैं और खड़े होकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें वोट करने का कोई भी अधिकार नहीं होता। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि जो मूवमेंट था लिबरल लोगों का, उसको सप्रेस करने में कंजर्वेटिव लोग तो वो सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए, फिर भी क्या होता है, वो ओल्ड रिजीम को रिस्टोर नहीं कर पाए। जैसे वो पूरा चाहते थे ना कि मनमानी तानाशाही चले, मोनार्क अपनी इच्छा से सब कुछ करे और किसी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे, ऐसा वो नहीं कर पाए। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalists. मोनार्क्स को ये समझ में आने लगा, मोनार्क्स कौन है, राजा, उन्हें समझ में आने लगा कि अगर हमें ये रेवोल्यूशन और रिप्रेशन के साइकिल को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेशन देनी पड़ेगी लिबरल नेशनलिस्ट को। अगर हम उनको कंसेशन देते हैं, उनको थोड़ी रियायतें देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो हमारा जो कुचलने का और इनका विद्रोह करने का सिलसिला है, खत्म हो जाएगा।
अब hence in the years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815. अब क्या हो जाता है 1848 के बाद बहुत सारे तानाशाह जो राजा थे ना, तानाशाही जहाँ पे चलती थी, राजाओं की मनमानी चलती थी, कौन से एरिया में, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, मध्य यूरोप और ईस्ट यूरोप के बीच में उन्होंने भी बदलाव लाना शुरू कर दिए, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले ही शुरू हो चुके थे। इससे क्या हुआ, द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया। तो जो गुलामी की प्रथा है उसे खत्म किया जाता है और साथ में जो बंधुआ मजदूरी है उसे भी समाप्त किया जाता है। कहाँ कहाँ, हैब्सबर्ग का जो डोमिनियन था, यानी कि जो वंश था हैब्सबर्ग, उनके अंडर जितने भी राज्य थे, जो भी जिसके ऊपर वो रूल कर रहे थे, उन्होंने वहां सब ये समाप्त कर दिया। और साथ में रशिया में भी सेम ही स्टेप उठाए गए। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. तो हैब्सबर्ग रूलर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, जो राजा लोग थे ये इस हैब्सबर्ग वंश के, उन्होंने काफी ऑटोनॉमी दे दी हंगेरियंस को। कब, 1867 में। ऑटोनॉमी क्या होता है बेटा, ऑटोनॉमी होता है आंतरिक स्वतंत्रता। देखो जैसे मान लो यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, अगर इंडिया की एग्जांपल लें तो यहाँ पे स्टेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब जो भी बात मेन होती है सेंटर में होती है, ठीक है, सेंटर में होती है सारी बातें और सेंटर से लागू होती है स्टेट पे, ठीक है। कुछ बातें सेंटर की स्टेट्स को माननी पड़ती हैं और सारा ही कंट्रोल सेंटर के पास होता है ना। तो मगर जो इलेक्शन होंगे स्टेट में, वहाँ असेंबली बनेगी, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो भी उनके वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स का एक सेटअप रहेगा वो बनेगा और उसके अंडर कभी वो गवर्नमेंट जॉब्स निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं, या जो स्टेट में जितना भी प्रोटेक्शन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो खुद देखते हो, ठीक है, स्टेट खुद से देखती है। तो इसमें कोई भी सेंटर दखल अंदाजी नहीं करता कि तुम जॉब इतनी नहीं निकाल सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना है, बल्कि उन्हें गाइडलाइंस दे सकते हैं हेल्प के लिए। इस तरह से आंतरिक स्वतंत्रता मिल गई हंगेरियन लोगों को, ठीक है। अब देखो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी का नया तरीके से नेशन स्टेट के रूप में बनना। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। देखो क्या कोई आर्मी किसी देश को बनाने का कि आर्किटेक्ट हो सकती है? आर्किटेक्ट कौन होता है? जो किसी चीज को बनाता है, ठीक है, जैसे घर बनता है तो आर्किटेक्ट की हेल्प से बनता है, कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज, किसी तरह से, तो आर्किटेक्ट एक गाइडलाइन देते हैं। तो क्या आर्मी ऐसा कर सकती है? तो देखते हैं। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and the revolution. जैसे हमने पीछे पढ़ा था, क्या बताया था उन्होंने कि कंजर्वेटिव लोगों का रूल चल रहा था, ठीक है, 1848 के बाद। तो उस समय लिबरल्स की बातें नहीं मानी जा रही थी। तो ऐसा था कि यूरोप का जो नेशनलिज्म था वो उसकी एसोसिएशन अब डेमोक्रेसी के साथ और रेवोल्यूशन के साथ थी नहीं, ठीक है, इनके साथ नहीं थी। अब हुआ क्या था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. तो वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करते थे कंजर्वेटिव लोग कि जब उन्हें अपनी पावर को प्रमोट करना है, पॉलिटिकल सत्ता को हासिल करना है यूरोप में, उसके लिए वो क्या करते थे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation state. इस प्रोसेस को हम कैसे मान सकते हैं, जिससे कि जो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है एज अ नेशन स्टेट। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. देखो हमने बात की रेवोल्यूशन की 1848 की, जिसमें लिबरल लोगों का पार्टिसिपेशन था, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो एक अलग अलग रीजन्स को मिला के जो कन्फेडरेशन जो है तो उसको एक नेशन स्टेट का रूप दे सकें, जिसको गवर्न कौन करेगा, गवर्न करने वाली बॉडी कौन है, उनको इलेक्टेड पार्लियामेंट करेगी, ताकि जो मोनार्क है वो एक कंट्रोल में रहे, कोई अपनी मनमानी ना कर सके, तो देश एक अच्छे तरीके से चल सके। हाँ, तो ये हमने देखा, लेकिन द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ रशिया। तो ये हालांकि जो मूवमेंट था ना, जो लिबरल ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था नेशन बिल्डिंग का, इसे दबा दिया गया किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, और साथ में जो लैंड ओनर्स थे जिनको वो जंकर बोलते थे रशिया के, उन लोगों ने मिलकर इसे सप्रेस कर दिया था, है ना। तो फ्रॉम देन ऑन रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद रशिया ने लीडरशिप ले लिया, जो नेशनल यूनिफिकेशन का मूवमेंट था
उसका लीडरशिप उनके हाथ में आ गया। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ये एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं इस प्रोसेस के, किसके, यूनिफिकेशन के प्रोसेस के, यानी एक करना है जर्मनी को, ठीक है, उसके ये बन जाते हैं। और इनने हेल्प किससे ली, प्रशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। तो 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, लगभग कितने युद्ध हो जाते हैं, 3 युद्ध हो जाते हैं 7 सालों में, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। अब 3 युद्ध हुए हैं, किसके साथ, एक ऑस्ट्रिया के साथ हुआ, डेनमार्क के साथ भी हुआ और फ्रांस के साथ हुआ। एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और इससे क्या हो गया कि ये जो युद्ध हैं तीनों में प्रशिया की जीत होती है और यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जर्मनी जो है यूनाइटेड बन जाता है, एक देश बन जाता है। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। तो 1871 में जनवरी में प्रशिया के जो राजा थे जिनका नाम विलियम I था, उन्हें घोषित कर दिया जर्मनी के राजा के रूप में। और ये सेरेमनी कहाँ होती है, वर्सलीज में होती है, ठीक है, वर्सलीज में ये सेरेमनी, ये जो पूरा उनका ताजपोशी वगैरह जो होती है वो वहां पे की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जर्मन जो है यूनाइट हो जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में है, बट हम जितना यहाँ पे है उसी को पढ़ते हैं। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, देखो 18 जनवरी 1871 की बहुत ही ठंडी सी सुबह की बात है। एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव द आर्मी, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of the Prussia। अब एक असेंबली होती है, उसमें लोग कौन कौन से थे, राजकुमार लोग थे और साथ में जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो अध्यक्ष थे आर्मी के वो, और प्रशियन मिनिस्टर जो थे जिसमें सबसे अहम रोल निभाने वाले मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। तो वो लोग इस हॉल में इकट्ठे होकर के क्या घोषणा करने जा रहे थे, अभी घोषणा होनी थी किसकी, जर्मन एम्पायर की, जिसको हेड कौन करेंगे, केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया, ये वही राजा हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। तो इस तरह से उनकी घोषणा हो गई कि वो राजा रहेंगे जर्मनी के। हालांकि राजा की सत्ता को समाप्त नहीं किया गया, लेकिन पार्लियामेंट के अंडर रहे, जिस तरह से यूके में अभी भी महारानी है, महाराजा होते हैं और साथ में उनके पार्लियामेंट रहती है, तो वही है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट्स पावर। तो जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी में हुआ था उससे क्या घोषणा हुई थी, क्या प्रदर्शन हुआ, तो पता क्या चला था कि जो प्रशियन स्टेट पावर है काफी ज्यादा है, वो डोमिनेटिंग रहेगा, यानी वो सेंटर रहेगा उनका। अब ये आपका मैप है जिसमें आपको हंगरी की बात हो रही है और ये छोटे छोटे राइनलैंड है, वेस्टफिलिया है, हैनोवर है, ये जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, अभी जो यूरोप के इस तरह के पार्ट्स में डिवीजन नहीं देखने को मिलते हैं, अभी नेशन स्टेट्स के रूप में सामने आ गया है यूरोप। ये है प्रशिया जिसका डोमिनेंस रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इटली यूनिफाइड। देखो इटली का यूनिफिकेशन देखना हमें, लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। जर्मनी की तरह ही इटली का जो है काफी टुकड़ों में बटा हुआ इतिहास था, काफी ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था इटली भी, और बहुत सारे जो डायनेस्टिक जो राजा, मतलब अलग अलग वंशों के अंडर इन्होंने मल्टी नेशंस के रूप में इटली को रूल किया गया था। एक देश नहीं था उस समय जैसे, और किसके अंडर हुआ करते थे ज्यादातर ये एम्पायर, किसके अंडर था, हैब्सबर्ग लोगों के, हैब्सबर्ग नाम का एक वंश था उनके अंडर था, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है, इटली का डिवीजन लगभग 7 स्टेट्स में था। इटली कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स में, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house। उनमें जिसमें क्या क्या कौन कौन सा पार्ट आता था, सार्डिनिया, पीडमोंट, यहाँ रूलर कौन थे, इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल चलता था इन एरिया में, ठीक है। तो द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। अब इटली का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो किसके अंडर था, ऑस्ट्रिया के जो हैब्सबर्ग वंश थे उनके अंडर था। सेंटर को कौन रूल करता था, मध्य इटली को कौन रूल करता था, पोप। एंड साउदर्न रीजन जो था, तो यहाँ पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन आ गए, ठीक है। तो इटली को अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, नॉर्थ में कोई और है, सेंटर में कोई और है, साउथ में कोई और है ना। नॉर्दर्न पोर्शन में हैब्सबर्ग का रूल चल रहा है,
सेंटर में पोप लोग राज कर रहे हैं और साउथ एरिया में बर्बन किंग जो थे स्पेन के वो राज कर रहे हैं. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. जो इटली का भाषा थी ना उसका भी कोई कॉमन फॉर्म नहीं था. मतलब मानो हिंदी है, अगर हमारे देश में हिंदी बहुत ज़्यादा लेवल पे बोली जाती है तो आप देखोगे हिंदी के वर्जन भी अलग अलग हैं. अब नॉर्थ में हिंदी को अलग तरीके से बोला जाता है, उसमें उर्दू मिक्स कर दी जाती है. सेंट्रल इंडिया में उसमें थोड़ा हिंदी प्योर हिंदी आ जाता है. जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश, या अगर वहाँ हिंदी बोले कोई तो प्योर हिंदी और थोड़ा सा उसमें मध्य प्रदेशी टोन आ जाता है. फिर यूपी, बिहार, इन एरियाज में हर एक जगह में हिंदी अपने तरीके से बोला जाता है, छोटी छोटी वेरिएशन के साथ. ठीक है, तो इसी तरह से इटालियन लैंग्वेज की भी वेरिएशंस रही. During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic. 1830 में मैजिनी जो है वो एक बेसिकली क्या है, यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे किसमें, इटली की यूनिफिकेशन में है. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें इटली को एक रिपब्लिक के रूप में यूनिफाई करने की बात कर रहे हैं वो. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal. तो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, एक यंग इटली नाम की एसोसिएशन, सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं. ठीक है, एक छुप छुप के सोसाइटी बनाना पड़ता था उनको, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहाँ राजा थे उनके द्वारा. द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. तो देखो जो 1831 की बात हो रही है और 1848 में जितना भी कोशिशें की गई वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई. लेकिन अब किसके ऊपर भार है, जो किंग विक्टर इमैनुअल है ना, उन्हें क्या करना था, उनके ऊपर ये भार आ जाता है कि वो इटली को एक नेशन के रूप में युद्ध के थ्रू यूनिफाई करें. उनको युद्ध करके यूनिफाई करना था. इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, a unified Italy offered them the possibility of economic development and the political dominance. तो जो वहाँ के रूलिंग एलिट थे, कहाँ के, इटली के, वो लोगों के नज़र में जो इटली अगर यूनिफाई हो जाता है तो उससे क्या हो जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वो पॉसिबल था. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस पॉसिबल था उन लोगों के लिए. चीफ मिनिस्टर कैवोर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat. अब चीफ मिनिस्टर जो है ना, उनका नाम क्या है, कैवोर. उन्होंने मूवमेंट लीड किया इटली को यूनिफाई करने का, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी नहीं थे, क्रांतिकारी नहीं थे, ना ही वो कोई डेमोक्रेट थे, यानी कि लोकतंत्र के पक्षधर्ता भी नहीं थे वो. ठीक है, like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. तो वो भी दूसरे पढ़े लिखे और बहुत अमीर जो इटालियन लोग थे उनकी तरह वो इटालियन से ज़्यादा बेहतर क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे. ठीक है, फ्रांस की भाषा बोलते थे वो. थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. उन्होंने एक बहुत ही टैक्टफुल तरीके से क्या किया था, सार्डिनिया पीडमोंट को अपने अंडर कर लिया. ठीक है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया उन्होंने फ्रांस की मदद लेकर के 1859 में, और सार्डिनिया और पीडमोंट को कंट्रोल कर लिया. अब यूनिफिकेशन का एक और हिस्सा कंप्लीट कर लिया उन्होंने. ठीक है, नाउ देखो, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रुप्स अ लार्ज नंबर ऑफ द आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द गुसेपी गरीबाल्डी जॉइंड द फ्रे. तो जो रेगुलर आर्मी थी ना, उसके अलावा कुछ लोग अपनी इच्छा से भी देश हित के लिए आ जाते थे ना, वो लोग आ गए गरीबाल्डी के अंडर. जो गरीबाल्डी था उनके अंडर वो लोग आ गए. In 1860s, they marched into South Italy and the kingdom of the Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out Spanish rulers. अब उन्होंने क्या किया, 1860s में वो साउथ इटली की तरफ जाते हैं जहाँ पे टू सिसिलीज की किंगडम है. वहाँ पे वो वहाँ के लोकल किसानों की सपोर्ट हासिल करने में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और उनकी मदद से वो जो स्पेन के रूलर थे उन्हें भगाने में कामयाब हो जाते हैं. इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली. विक्टर इमैनुअल कहाँ के राजा बन जाते हैं, यूनिफाइड इटली के राजा बन जाते हैं वो. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high,
हालांकि ज़्यादातर जो इटली की पॉपुलेशन थी जो बहुत अनपढ़ थे, बहुत रेट हाई था अनपढ़ता का वहाँ पे, रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो वो लोगों को लिबरल नेशनलिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था, खास करके वो समझते नहीं थे उस चीज़ को, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं थी तो समझ में नहीं आती थी चीज़ें। तो peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. तो देखो क्या है कि जो पीजेंट्स और लोग थे ना जिन्होंने गरीबाल्डी को सपोर्ट किया था साउथ इटली में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था इटालिया है क्या, उन्हें कभी सुना ही नहीं था इसके बारे में, और उनको लगता था कि ला तालिया कौन है, विक्टर इमैनुअल जो राजा है उनकी वाइफ है। ठीक है, उनके लिए वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ थी। अब हम इटली को देखते हैं। इटली को हमने पढ़ा तो सही, यहाँ पेपल स्टेट्स हैं, ये बीच का जो दिखाया पेपल स्टेट्स, यानी यहाँ पे पोप राजा रूल कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है, इस एरिया में कौन है, यहाँ पे हैब्सबर्ग का रूल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे स्पेन के राजा हैं। ठीक है, स्पेन के रूलर हैं, वो रूल कर रहे हैं, जिनको फिर बाद में निकाल दिया गया और बाद में यहाँ पे यूनिफाई इटली को कर दिया गया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक स्ट्रेंज सा केस है, उसको देखते हैं हम। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट्स some scholars have argued is Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. अब नेशन स्टेट बनाना है, लेकिन उसका कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए दिमाग में कि बनेगा कैसे। माना जाता है कि नेशन स्टेट्स के लिए मॉडल जो माना गया वो था ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन था ना, उनका जो एक नेशन स्टेट के रूप में वो कोई एक ही दिन में या एक ही विरोध या क्रांति से उत्पन्न नहीं हुए थे। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ये एक लंबा प्रोसेस का रिजल्ट था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था, कोई देश नहीं था। ठीक है, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish। तो पहचान क्या थी कि ये इस देश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनकी पहचान ये थी कि कोई इंग्लिश होगा वो होगा, या वेल्श होगा वो, फिर स्कॉटलैंड को बिलोंग करने वाला, या इरिश जो होगा उसी को हम ब्रिटिशर मानेंगे, वो ही हमारे देश का हिस्सा होगा। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये जो जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे ना, इन सब के अपने ही जो सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर तरीके हुआ करते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। तो जैसे ही इंग्लिश नेशन धीरे धीरे क्या होता है, तो पैसे में तरक्की करता है और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, पावर उसकी ताकत बढ़ जाती है, तो वो अपना जो इन्फ्लुएंस है बाकी वाले आइलैंड क्या होता है कि ऐसा एरिया जो चारों तरफ से किसे गिरा है पानी, सारे आइलैंड पे, यूके एक आइलैंड कंट्री है, वहां अपना इन्फ्लुएंस जताने में वो कामयाब हुए। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उन्होंने जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी ना, जिन्होंने मोनार्क से पावर छीनी थी, ठीक है, मोनार्क से पावर छीनी थी 1688 में, तो उनकी पावर का एंड कर दिया था एक बहुत ही लंबे कॉन्फ्लिक्ट के बाद। ठीक है, was the instrument through which the nation states with England at its center came to be forged। तो इस तरह से उनका जो इंग्लैंड एक स्टेट बन गया, नेशन स्टेट का, इस तरह से उनका देश फ्रेम हो जाता है। The Act of the Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of the Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। ठीक है, अब क्या होता है, जो एक्ट बनता है 1707 का एक्ट है जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होता है, जिसमें क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन का है उसको बनने में मदद मिलता है, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लैंड था वो क्या करने में कामयाब था, स्कॉटलैंड पे अपना जो है इन्फ्लुएंस यानी कि अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो किसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था, इंग्लिश मेंबर के द्वारा। यहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश लोग थे। द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were sympathetically suppressed। तो अब ब्रिटिशर्स की आइडेंटिटी की जो ग्रोथ थी उसके अंडर कौन दब रहा था, स्कॉटलैंड का जो अपना डिस्टिंक्टिव कल्चर था वो अब पूरी तरीके से अब वो तो सामने नहीं आ पाता ना, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। तो इस तरह से उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे स्कॉटलैंड के वो सब धीरे धीरे सिस्टमैटिकली सप्रेस कर दिए गए।
The Catholic clans that inhabited in Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. जो कैथोलिक लोग थे ना, कैथोलिक, देखो क्रिश्चियनिटी दो सेक्शंस में है, क्रिश्चियनिटी दो सेक्शंस में, पहले थे कैथोलिक, फिर और आ जाते हैं प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो जो कैथोलिक लोग थे कहाँ के, स्कॉटिश हाईलैंड यानी ऊंचे पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग थे, उन्हें काफी ज्यादा दबा कुचला महसूस होने लगा, उन्हें काफी दबाव डाला गया, कुचला गया उन्हें, जब भी उनने कोशिश की स्वतंत्र घोषित करने की खुद को। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर Gaelic language or wear their national dress there, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. अगर वो लोग क्या करते थे, अपनी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते थे, ऐसा कुछ करते थे, वो अपने कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते थे, अपने देश की ड्रेस को पहनने की कोशिश करते थे, वो सब मना कर दिया गया। और उन्हें क्या किया गया, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे देश से निकाल देते थे जबरदस्ती। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड के साथ भी सेम परेशानी हुई। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड इनटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब दो सेक्शंस हैं क्रिश्चियनिटी की, उसमें ये डिवाइड थी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में, ठीक है। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। जो इंग्लिश ने हेल्प किया किसको, प्रोटेस्टेंट्स को, ठीक है, आयरलैंड के, कि वो एस्टैब्लिश क्या कर सके अपना डोमिनेंस कैथोलिक कंट्री के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, कैथोलिक जो थे रूढ़िवादी लोग थे। तो कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। जो कैथोलिक रिवोल्ट होते थे ना ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, उन्हें दबा दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वुल्फ टोनी एंड हिज यूनाइटेड Irishmen 1798 Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। वुल्फ टोनी के जो रिवोल्ट था उसके फेल होने के बाद यूनाइटेड इरिशमैन जो उनके साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था 1798 में। वो जब फेल हो जाता है तो आयरलैंड को फोर्सिबली किस में जोड़ दिया गया, उन्हें फोर्स करके यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा 1801 में बना दिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। एक नया ब्रिटिश देश बन गया, ठीक है, और जिसपे कौन से कल्चर का प्रभुत्व रहेगा, इंग्लिश कल्चर, जो इंग्लिश लोग हैं उनके कल्चर का प्रभुत्व रखा गया। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union। ठीक है, तो ऐसा है कि अब उन्होंने एक झंडा बनाया यूनियन जैक करके, ठीक है, जिसका नाम है, उसके बाद उनका जो एंथम है, राष्ट्रीय गान जो है, तो उसका नाम क्या रखा गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया गया और पुराने जितने भी उनके अंडर नेशन आ गए थे उन्हें ये यूनियन का पार्ट बना दिया गया, ठीक है। अब देखो हमने देखना है विजुअलाइजिंग नेशन। उससे पहले हम देखते हैं, हमने एक वो छोड़ा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ, ये छोड़ा हुआ है, हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। अब यहाँ बात हो रही है कि औरतों के लिए जो स्वतंत्रता है और बराबरी है उसको कैसे डिफाइन किया जाना था। द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेल्कर एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक्सप्रेस्ड द फॉलोइंग व्यूज। देखो एक लिबरल पॉलिटिशियन है, यानी लिबरल पार्टी को बिलोंग करते हैं वो, जिनका नाम कार्ल वेल्कर है, वो कहते हैं, अपने विचार रखते हैं, कैसे, नेचर हैज क्रिएटेड मेन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। मैन द स्ट्रॉन्गर, द बोल्डर एंड फ्रीयर ऑफ द टू has been designated as protector of the family, its provider, meant for public tasks in the domain of the law, production, defense। ठीक है, तो आदमी को क्या बनाया गया है, किसके हिसाब से, कार्ल वेल्कर के हिसाब से, जो पॉलिटिशियन है लिबरल पार्टी के, उनके हिसाब से आदमी क्या है, स्वतंत्र है, काफी स्ट्रांग है, काफी बोल्ड है, और साथ में वो क्या करते हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और पब्लिक डोमेन में जितने काम है उनको करने हैं, ठीक है, प्रोडक्शन का काम भी उन्हीं को करना है, और साथ में डिफेंस के काम में भी आदमी ही रहेंगे, ठीक है। विमेन द वीकर, डिपेंडेंट एंड टिमिड रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन। और औरत क्या है, कमजोर है, दबी हुई है और निर्भर है आदमी पे, तो उसे किसकी सुरक्षा की जरूरत है, आदमी की सुरक्षा की जरूरत है, ठीक है। हर स्फीयर इज द होम, द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली। डू वी रिक्वायर एनी फर्दर proof that given such differences, equality between the sexes would only endanger harmony and destroy the dignity of the family। तो उनका कहना है कि औरत का काम है वो घर में रहे, बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का भरण पोषण करें, और क्या हमें इससे ज्यादा कोई प्रूफ की जरूरत है इन डिफरेंसेस को समझाने के लिए कि हम सेक्स इक्वालिटी नहीं कर सकते, यानी कि औरतों के रोल्स अलग रहेंगे और आदमियों के रोल्स
अलग रहेंगे। अगर हम इनको छेड़छाड़ करते हैं, औरतों को इक्वालिटी देते हैं, आदमियों के बराबर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो जो हार्मनी और डिग्निटी फैमिली की है उसे हम बर्बाद कर देंगे, उससे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, अब इसके जवाब में कौन लिखते हैं, लुइस ऑटो पेटर्स 1819 से 95 तक का इनका टेन्योर है। वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाउंडेड विमेन्स जर्नल एंड सब्सिक्वेंटली फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। उन्होंने क्या किया, एक विमेन जर्नल को फाउंड किया, बनाया, और उसके बाद एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल राजनीतिक सभा संस्था भी बनाई उन्होंने। फेमिनिस्ट क्या होता है, जो औरतों के हक के, औरतों की भलाई के, औरतों के पक्ष में बात करें, ठीक है, ये खुद एक औरत ही है। द फर्स्ट इशू ऑफ हर न्यूज़पेपर 21 अप्रैल 1849 कैरी द फॉलोइंग एडिटोरियल। अब वो अपने न्यूज़पेपर में छापती हैं, क्या बोलती हैं, लेट अस आस्क हाउ मेनी men possessed by thoughts of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of entire people। तो हम पूछते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात करते हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं देश के लिए, तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, वो कितने लोग तैयार हो जाएंगे पूरी ही पॉपुलेशन के लिए फाइट करने के लिए, यानी जिसमें आदमी और औरतें दोनों ही आते हों, ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे लोगों के लिए। When asked this question, they would all too easily respond with a yes। जब भी हम ऐसा कहेंगे तो सबको, मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बहुत बड़ा सा यस आएगा कि हाँ, सबके लिए तो फाइट कर रहे हैं ना, जब भी कर रहे हैं तो। दो देयर untiring efforts are intended for the benefits of only one half of the humanity men। हालांकि जो उनके जो इतनी कोशिशें हैं, ये सिर्फ बेनिफिट किसको कर रहे हैं, वन हाफ, आधा हिस्सा जो इंसानियत का, जिसमें सिर्फ आदमी आते हैं, उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है इसका। बट लिबर्टी इज इंडिविजिबल, लेकिन जो स्वतंत्रता है वो तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम, अगर आदमी को चाहिए तो औरत को भी तो चाहिए। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री। अगर आदमी खुद को फ्री कहता है, ठीक है, अगर आदमी खुद को फ्री कहता है, तो फ्री को अनफ्री के साथ रहने की क्या जरूरत है, या उसके सराउंडिंग में क्यों रहना है, वो उसको क्यों घेरे, ठीक है। तो ऐसे में फिर वो इकट्ठे भी नहीं रह सकते। एन एनोनिमस रीडर ऑफ द सेम न्यूज़पेपर सेंट द फॉलोइंग लेटर्स ऑन द एडिटर ऑन 25 जून 1850। तो ये जो एडिटोरियल पढ़ता है कोई अनजान रीडर है, तो उन्होंने क्या भेजा है, इन इट इज इंडीड रिडिकुलस एंड unreasonable to deny women's political rights even though they enjoy the right to property which they make use of। उनका कहना ये है रीडर का कि ये एक बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही नॉनसेंस है कि मतलब औरतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखें, जबकि उन लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट हैं और वो उन्हें अच्छे से एंजॉय भी करती हैं और यूज भी करती हैं। दे परफॉर्म फंक्शंस एंड assume the responsibilities without however getting the benefits that accrue to men for the same। तो वो लोग ऐसे ऐसी ड्यूटीज निभाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती हैं, जिनके लिए आदमी क्या करते हैं, फायदा उसका, उससे आदमी लोगों को फायदा होता है, लेकिन औरत लोगों को बिना फायदे के सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। फिर तो वाई दिस इनजस्टिस, ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक इंसान उसी चीज से फायदा भी ले और दूसरे इंसान को उस चीज का कोई फायदा ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत कुकिंग करती है तो उसे कुकिंग के लिए पैसा नहीं मिलता है घर में, लेकिन आदमी जो है रेस्टोरेंट में कुकिंग करेगा, होटल में कुकिंग करेगा, कहीं बाहर काम करेगा, तो उसी चीज का वो पैसा चार्ज करेगा, है ना। तो ये एक इनजस्टिस की बात हो जाती है। इट इज नॉट अ डिसग्रेस दैट इवन द स्टूपिडेस्ट कैटल herder possess the right to vote simply because he is a man, whereas highly talented women owning considerable property are excluded from the right, even though they contribute so much to the maintenance of the state। तो कहना ये है कि ये तो डिसग्रेसफुल ही हुआ ना, बुरी चीज है ना ये, कि देखो कितना खराब है ये, कि एक जो है जानवर चराने वाला, पशु चराने वाला इंसान क्या है, उसके पास राइट टू वोट है, जिसे शायद उतना मेंटली साउंड भी नहीं हो, उसे पता भी नहीं है कि वोट देने का क्या महत्व है। लेकिन दूसरी तरफ से औरत को क्या होता है कि औरत चाहे वो प्रॉपर्टी है उसके पास, वो कितनी भी टैलेंटेड हो, उसे राइट टू वोट नहीं मिल रहा है, वो कंट्रीब्यूट कितना भी कर रही है, स्टेट को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट कर रही है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो औरत है। तो ये चीज बहुत ही खराब है, ये तो कभी भी इक्वालिटी वाली बात नहीं हुई, इंसानियत वाली बात नहीं हुई। तो इस तरह से ये हमारा रहता था, अभी हमें कंप्लीट कर दिया इसे। अब हमने पढ़ना विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइज करना नेशन को। While it is easy enough to represent a ruler through a patriot or a statue, how does one go about giving a face to a nation? देखो, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आसान चीज है, किसी राजा को उसका पोर्ट्रेट बना दें, उसका स्टैच्यू बना दें, ठीक है,
तो उससे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक देश को कैसे पहचान देंगे, उसका कौन सा फेस होगा, उसका क्या कैसा फेस होगा। आर्टिस्ट इन द 18th एंड द 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। तो जो कलाकार लोग हुआ करते थे, आर्टिस्ट लोग हुआ करते थे, उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि देश कैसा होगा, कैसा दिखेगा। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। एक देश को एक इंसान के रूप में दिखाया गया। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। अब देश को औरत की मूर्त के रूप में पोर्ट्रे किया गया, ठीक है। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। जो फीमेल फिगर वो बनाते थे ना, वो एक्चुअली कोई औरत रियल लाइफ में हुआ नहीं करती थी। लेकिन क्या होता था कि वो जो औरत होती थी, वो उनकी इमेजिनेशन के एक एक एस्पेक्ट हुआ करता था। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। अब देखो, जो एक इमेजिनरी आइडिया है उसे एक शक्ल देना, उसके लिए एक औरत के रूप का सहारा लिया जाता था। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। अब एलिगोरी क्या होता है? एलिगोरी का मतलब है कि किसी इंसान को क्या है, किसी चीज को जिसका कोई हमने सिर्फ सोचा है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसको शक्ल दे देना, ठीक है। तो इस तरह से शक्ल दे दी जाती थी नेशंस को। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic। तो हमने देखा था ना कि औरत को दिखाया जाता था कि लिबर्टी, जस्टिस वगैरह शो करते हुए, तो एक नेशन का फॉर्म दिया जाता था। These ideals were represented through specific objects और सिंबल। तो जो आइडियाज रिप्रेजेंट करना होता था, वो कोई ना कोई सिंबल दे देते थे या कोई चीज प्रेजेंट करते थे, उसके थ्रू दिखाते थे। एज यू वुड रिमेंबर, द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप्स। आपको याद होगा कि जो लिबर्टी की पहचान थी वो क्या थे? रेड कैप्स थे और द ब्रोकन चेन्स, यानी कि टूटी हुई चेन्स। वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। तो एक औरत जो है, जस्टिस जो प्रेजेंट कर रही है, वो कैसा होगी? एक औरत है जिसकी आंखों में पट्टी पट्टी बंधी हुई है और हाथ में क्या है? एक तराजू है जिसके दोनों पलड़े क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो बन जाएगा जस्टिस की पहचान, ठीक है। तो नाउ देखो, सिमिलर फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। इसी तरह की औरतों की शक्लें बनाई गई देश को पहचान देने के लिए 19th सेंचुरी में भी आर्टिस्ट के द्वारा। इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टिन मैरिन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। क्रिश्चियन मैरिन एक क्या है? पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, ठीक है। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम। विच अंडरलाइंड द आइडियाज ऑफ द पीपल्स नेशन। उन्होंने क्या दिखाया? लोगों के आइडियाज नेशन के बारे में। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उनकी विशेषताएं थी, वो किससे जोड़ के दिखाई गई? लिबर्टी, स्वतंत्रता, एंड रिपब्लिक यानी लोकता, जहाँ पे जो इलेक्टेड हेड हैं वो हो। द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेड। तो ये सारी चीजें अलग अलग सिंबल के रूप में आई। स्टैच्यूज ऑफ मैरीन वर erected in public squares to remind the public of the national symbols of unity and to persuade them to identify with it। तो अब ये स्टैचूज जो है मेरीन के अलग अलग जगहों पे, पब्लिक स्क्वायर्स पे, जहाँ पे पब्लिक गुजरती है, चौराहा हो, ऐसी जगहों पे लगाए गए ताकि लोगों को ये याद दिलाया जाए और साथ में उन्हें हमेशा ये मनाने में मदद मिले कि जो उनके देश की पहचान है वो कैसी है, वो कौन है, वो किसको बिलोंग करते हैं, उनकी सोच विचार है क्या। Marine images were marked to on coins and stamps। अब जो मेरीन हैं उनकी इमेजेस कहाँ पे रखी गई? कॉइन्स पे, सिक्कों पे, और स्टैम्प्स जो लगाते थे उस पे। जैसे गांधी जी हमारे यहाँ देश में वो प्रचलित है ना, देश के पिता के रूप में, तो इसी तरह से। लेकिन वो एक एक्चुअली इंसान थे। एक ही औरतों की शेप्स जो बनाई गई हैं या जो शक्लें बनाई गई हैं, ये एक्चुअली इंसान नहीं थी। Similarly, Germania became the allegory of the German nation in visual representations। Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism। तो जर्मेनिया एक औरत हैं जो किसको प्रेजेंट कर रही है? जर्मन नेशन को प्रेजेंट कर रही हैं, जिनमें एक क्राउन दिखाया गया ओक लीव्स का पहन रही है ये, ठीक है। ओक के पेड़ की पत्तियां पहन रही है क्राउन के रूप में, और इसका मतलब होता है हीरोइज्म, ठीक है। ये प्रदर्शित कर रही है ये ओक के लीव्स को, ठीक है। ये तो इस तरह से। अब देखो ये मीनिंग एंड सिंबल्स हैं। ब्रोकन चेन्स यानी बीइंग फ्री। फिर आ गया ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, ताकत की पहचान। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस।
Black, red and gold tricolor flag of the liberal nationalist in 1848 banned by the dukes of German states. ठीक है, ये कुछ फ्लैग्स थे जिन्हें बैन कर दिया गया था. ठीक है, उसके बाद रेस ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा. अभी आता है हमारा लास्ट पोर्शन इसका, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. By the last quarters of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed with the limited ends. तो लास्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी का जब चल रहा है तो नेशनलिज्म जो है इसके जो आइडियलिस्टिक और लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स जो थे बचे नहीं थे. अब क्या था, ये एक नैरो, बहुत ही लिमिटेड एक आइडियोलॉजी बन चुकी थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. तो इस समय में क्या हो गया, ज्यादातर नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे ना वो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए थे, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और वो किसी भी हालत में अपने हित के लिए वॉर के साथ समर्थन देने को तैयार हो जाते थे. द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स टू इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स. तो ज्यादातर यूरोपियन पावर्स जो थी ना उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और उन्होंने क्या मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, लोगों को जो देश भावना रखते थे उन लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की. और अब उससे वो चाहते क्या थे, वो अपने जो साम्राज्यवाद की जो सोच थी उसे जीवित रखना चाहते थे. The most serious source of the nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. तो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट टेंशन का सोर्स जो बना वो 1817 के बाद का वो बाल्कन का एरिया है. बाल्कन में टेंशन क्रिएट होता है. The Balkan was a region of the geographical and the ethnic variation comprising modern day Romania. जो बाल्कन ऐसा था ना जहाँ पे जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थी, यानी कि लोगों की जो कल्चर थे वो भी अलग थे, अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी से लोग थे और जोग्राफी जो थी वहाँ की वो भी अलग थी. जिसमें कौन कौन से आते थे, मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो. दोज हु इनहेबिटेड वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स. तो ये जो सब वहाँ पे ज़्यादातर रहते थे उन्हें क्या बोलते थे, स्लाव, स्लैविश लैंग्वेज बोलते थे ये लोग. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एथनिसिटीज को बिलोंग करते थे. लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. ज़्यादातर बाल्कन का हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. The spread of the ideas of the romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. तो जो रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज आए और बाल्कन्स में जो ऑटोमन एम्पायर का टूटना, ये दो चीज़ें मिलकर के यहाँ पे एक एक्सप्लोजन का काम करती हैं. यानी फूट पड़ा, बाल्कन में टेंशन क्रिएट होने शुरू हो गई इन दोनों की वजह से. ठीक है, एक तरफ से एम्पायर खत्म हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, दूसरी तरफ से रोमांटिक नेशनलिज्म का इन्फ्लुएंस आ रहा है लोगों पे. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. क्या होता है कि 19th century में ऑटोमन एम्पायर जो है वो खुद को क्या करते हैं, कोशिश कर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं मॉडर्नाइजेशन के थ्रू और इंटरनल रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, मगर छोटी सी उनको कामयाबी मिलती है. ठीक है, पूरी तरह से वो कामयाब नहीं होते. ठीक है, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. और जितनी नेशनैलिटीज थी, आप खुद सोचो कि कितने बड़े अलग अलग नेशन जो आइडेंटिटीज थी एथनिक, वो सब इनके अंडर रह रहे थे. वो धीरे 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 क्या करने लगे, टूटने लगे, इनके कंट्रोल से छूटने लगे और साथ में वो स्वतंत्र खुद को घोषित कर दिए. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. अब जितने भी बाल्कन लोग थे ना वो स्वतंत्रता की मांग करने लगे. ठीक है, और राजनीतिक हक की बात करने लगे और एक नेशनैलिटी के रूप में खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करने लगे, एक देश के रूप में. उसके लिए उन्होंने इतिहास का सहारा लिया. इतिहास के सहारे उन्होंने खुद को प्रूव करने की कोशिश की कि पहले वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे. धीरे धीरे उनके ऊपर कंट्रोल करके बाहर के लोगों ने उन्हें अपने अंडर कर लिया. ठीक है, जिसमें ऑटोमन एम्पायर है. Hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence. तो जो ये
क्रांति जो ये विद्रोही बन चुके देश थे या लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे किस चीज़ के लिए, कि वो जीत जाएं और जो उनकी पुरानी जो स्वतंत्रता खो चुकी है उसे वापस पा सकें। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, बहुत सारे जो स्लैविक देश थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज को डिफाइन किया और इंडिपेंडेंस की घोषणा की। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, और ये एरिया एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट की बात का एरिया बन गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होने लगे, कन्फ्लिक्ट होने लगे, मतभेद होने लगे यहाँ पे, क्योंकि कोई देश अलग अलग लोग अलग अलग देश चाहते थे। द बाल्कन states were freely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other। अब हमने बाल्कन स्टेट में कितने देशों को पढ़ा, उनमें से जितने भी लोग थे वो उनकी अपनी अपनी एथनिसिटी थी और वो लोग सभी लोग अपने लिए ज़्यादा चाहते थे, जिसकी वजह से दूसरों के साथ उनकी जो जेलसी जो लड़ाई है वो बढ़ती गई। Matters were further complicated because the Balkan also became the scene of big power rivalry। तो और कॉम्प्लिकेशंस कैसे बढ़ जाती हैं, बाल्कन एक बड़ी पावर्स की राइवलरी का हिस्सा भी बन गए। अब देखो अलग अलग देशों को अलग अलग बड़ी बड़ी पावर सपोर्ट करने लगी, तो जिससे क्या होता है, अब उनकी राइवलरी और बढ़ती गई, दुश्मनी उनकी और बढ़ती गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज द नेवल एंड मिलिट्री माइट। अब देखो ये वही समय है जब यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स जो है अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज भी बना रही थी, तो वो भी बड़ी बड़ी पावर्स में लड़ रही थी कॉलोनीज के लिए, ठीक है, और अपनी नेवल और मिलिट्री माइट की भी उन्हें बढ़ाने के लिए ये सब चाहिए था, तो इसलिए ये और टेंशन बढ़ जाती है। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्ड। तो ये सामने उभर के आती है बाल्कन प्रॉब्लम जैसे ही जो राइवलरीज बढ़ती हैं, दिखती हैं, ठीक है। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन टू काउंटरिंग द फोल्ड ऑफ अदर पावर्स। तो बड़ी पावर जैसे रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, इनमें क्या हो गया, ये क्या कर रही थी, काफी ज्यादा क्या दिखा रही थी, इंटरेस्ट दिखा रही थी अपना कंट्रोल करने का इन एरिया को, बाल्कन के एरिया को। काफी इंटरेस्टेड थे ये लोग। एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपना जो कंट्रोल है इस एरिया पे कोशिश कर रही थी बढ़ाएं। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस वजह से जो है एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो जाती है, अलग अलग सीरीज में वॉर हुई, तो इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म किसके साथ अलाइन हो जाता है, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के साथ। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914, तो इससे बर्बादी की तरफ लेके जाता है यूरोप को ये। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination। तो उसी समय यूरोपियन पावर के द्वारा अपने अंडर जितने भी कॉलोनीज करी थी, वो कॉलोनीज में से कुछ लोग तो उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, मूवमेंट शुरू कर दिए थे उन्होंने। The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form the independent nation states and were inspired by a sense of the collective national unity forged in confrontation with imperialism। तो ये जो मूवमेंट चले ये किसके खिलाफ थे, एंटी इंपीरियल, यानी कि जो इंपीरियलिज्म है उसके खिलाफ हो गए। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, वो देश की आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं, एक स्वतंत्र देश कैसा होना चाहिए, उसमें सब लोग इकट्ठे हैं, ठीक है, एक देश में लोग यूनिटी से रह रहे हैं, वही देश की पहचान है, ठीक है। ये इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हो गया, यानी कि देखो एथनिसिटी के बेस पे नेशनलिज्म चल रहा था, अब ये कलेक्टिव आइडेंटिटी के बेस पे हो गया, यानी कि सब एक हैं, चाहे वो किसी, अगर हम इंडिया की बात ले लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी पंथ हैं यहाँ पे, सभी पंथ मिलकर रहते हैं, तो ये एक नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, हमारे देश की आइडेंटिटी है। इसी तरह से वो लोग भी जो कॉलोनीज में थे वो सब लोग अपने अपने आइडेंटिटीज के लिए लड़ रहे थे, जिसमें वो कलेक्टिव थे, सब मिलके थे। यूरोपियन आइडियाज ऑफ द नेशनलिज्म वर नाउ रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। अब यूरोप के नेशनलिज्म के आइडियाज हर जगह दिखने लगे, लेकिन उनकी अपनी जो आइडेंटिटी, अपना तरीका है, उसके साथ वो भरने लगे, ठीक है, वो अपनी तरीके से नेशनलिज्म को प्रेजेंट करने लगे। बट द आइडिया ऑफ द सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो सोसाइटीज का आइडिया है वो एक नेशन स्टेट के रूप में कैसे देखना है, वो एक्सेप्ट किया जाने लगा नेचुरल और यूनिवर्सल
रूप से, ठीक है, कि भाई अगर जैसी सोसाइटीज हैं तो सोसाइटीज मिलकर एक देश बनाएंगे तो ये नेचुरल है और यूनिवर्सल रहेगा ये, ठीक है, सबके लिए एक जैसा रहेगा, नेशनलिज्म, ठीक है, नेशन की पहचान। तो ये रहता है हमारा एक्सरसाइज वर्क। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।